Assalamu alaikum. So we are about to start our class. Participants almost हमारे आ चुके। हमने लास्ट टाइम अल्केन्स के तमाम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म किए थे और तय ये हुआ था कि हम सिर्फ तजस्सुस दूर करने के लिए ये बता देंगे कि वुड सिंथेसिस जो है उससे सिवाय मीथेन के बाकी सारे अल्केन बन सकते हैं। तो जहाँ तक उन अल्केन्स का ताल्लुक है जो सिमेट्रिकल हैं या जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसके लिए तो ये तरीका स्पेशल है। अलबत्ता जो अल्केन्स एसिमेट्रिकल हैं, जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हैं, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन वगैरह, वो भी इस तरीके से बना तो सकते हैं मगर वो प्योर नहीं बनते। इसलिए उन चीज़ों को बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि ये तरीका जो है प्रोपेन बना नहीं सकता या पेंटेन बना नहीं सकता, बना सकता है। तो मैंने आपसे कहा था सोचिएगा, हो सकता है आप खुद पता लगा लें कि हम वुड सिंथेसिस से प्रोपेन कैसे बनाते हैं। तो अगर किसी ने पता लगा लिया है, तो जब तक कि हम पार्टिसिपेंट्स ऐड कर रहे हैं, आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं कि आपके ख्याल में वुड सिंथेसिस से प्रोपेन कैसे बनता है और वो इम्प्योर क्यों होता है। और अगर ये बात आपको नहीं पता तो कोई ऐसी परेशानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये है नहीं आपके सिलेबस में। बहरहाल ये मैं अभी आपको वैसे ही बता दूंगा ताकि फिर आगे प्रोसीड करें। तो जनाब, अगर हम चाहते हैं कि वुड सिंथेसिस से प्रोपेन बने, तो तरीका ये होता है कि आप इस्तेमाल करेंगे क्लोरोमीथेन और क्लोरोईथेन, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स, और इनका रिएक्शन कराएंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। अब दोनों का जो क्लोरीन है वो सोडियम से मिल जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि सोडियम वैसे भी दो हैं। तो यह बन गया सोडियम क्लोराइड। जब दोनों से सोडियम अलग हो गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा CH3 और CH3। ऐसे ही हुआ ना, ये बचा जो मैंने यहाँ बना दिया और ये बचा। तो अब आपको फौरन ही अंदाजा हो रहा होगा कि अगर मैं CH3 को और CH2CH3 को आपस में मिला दूं तो ये 3 कार्बन वाला प्रोपेन बन गया। तो सिंपल। तो बजाय एक ही अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स इस्तेमाल करके बनाने के, आप 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड इस तरह यूज किया कि एक में 1 कार्बन हो, एक में 2 हो, तो 1+2 प्रोपेन बन गया। तो सर बेहतरीन बात हो गई। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? आपने ये क्यों कहा कि ये तरीका बेहतर नहीं है और इससे इम्प्योर प्रोपेन बनता है? इसलिए कि अब अगर आप मजीद अकल इस्तेमाल करें तो जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो उसका ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि आपके पास CH3Cl का एक मॉलिक्यूल है। दिस शोज मोल। आपके पास 1 मोल क्लोरोमीथेन था, 1 मोल क्लोरोईथेन था, 2 मोल सोडियम था। मोल का मतलब है 6.02 × 10⁻23। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास CH3 बना है, ये 1 मोल बना है। बहुत सारे CH3 बन गया है, बहुत सारे CH3 CH2 बन गया, इथाइल और मिथाइल। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों आपस में मिलें। जब ये बहुत सारे मिथाइल और बहुत सारे इथाइल एक रिएक्शन में बन जाते हैं क्लोरीन के हटने की वजह से, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये होती है कि हो सकता है 2 मिथाइल आपस में टकरा जाए। तो उस सूरत में क्या बनेगा? ईथेन। हो सकता है 2 इथाइल आपस में टकरा जाए, तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। और ये भी हो सकता है कि जो मैंने ऊपर लिखा है, एक मिथाइल एक इथाइल से मिल जाए, तो क्या बनेगा? प्रोपेन। इसका मतलब है ये तीनों चीजें बनने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर कोई आदमी ये रिएक्शन कराता है तो उसे प्रैक्टिकली इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन तीनों चीजें इक्वल 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 प्रोपोर्शन से मिलती हैं। यानी 33.33% इथेन, 33.33% ब्यूटेन, 33.33% प्रोपेन।
तो यहाँ रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोपेन नहीं बनता बल्कि साथ में ब्यूटेन और ईथेन भी बनता है। तो एक तरह से हमें 3 अल्केन्स का मिक्सचर मिलता है। तो अगर हमें सिर्फ प्रोपेन चाहिए तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम हो गई ना, अब आप बैठे हुए ईथेन और ब्यूटेन को अलग कीजिए, तो आपका काम बढ़ गया। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि अगर आप एसिमेट्रिकल या ऑड नंबर वाले कार्बन के अल्केन्स बनाते हैं तो फिर किसी और तरीके से बना लें जिसमें ये प्रॉब्लम आती नहीं है। वुड सिंथेसिस में तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह ये चीज़ हमारे बुक में डिस्कस नहीं हुई, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा बस फोकस यहाँ रखिए कि ये सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। उसमें अच्छी खासी आपने देख लिया था लास्ट टाइम, हमारी तवज्जो वाली बातें थी। लेकिन चूंकि एक गलतफहमी, जब हम बार बार ये कहेंगे कि इससे सिर्फ मीथेन नहीं बन सकता, तो बच्चा तो कहेगा ना सर मेरे हिसाब से तो प्रोपेन भी नहीं बन सकता। तो इसलिए उसका जवाब हमने दिया है, नहीं प्रोपेन भी बन सकता है। इसी तरह अगर आप पेंटेन बनाना चाहें तो आप 2 कार्बन वाला क्लोरो ईथेन और 3 कार्बन वाला क्लोरो प्रोपेन यूज़ कर लें, उनको दोनों के मिलाने से भी बन जाएगा। तो सब चीज़ें हो सकती हैं। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटी-सी बात हमने इसलिए डिस्कस करनी थी कि आपसे कल कह दिया था तो मुनासिब बात नहीं थी कि इसे भूल कर जाएँ। तो अब आइए असल टॉपिक पर, जो अब हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने के बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। हमने आपसे कहा था कि अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब है शोइंग लेस एफिनिटी फॉर रिएक्शंस। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन्स सबसे कम रिएक्शन करने वाले कंपाउंड हैं। सबसे कम कहा है, ये नहीं कहा है कि रिएक्शन नहीं करते। तो ये इनर्ट नहीं है, लेस रिएक्टिव है। इनर्ट का मतलब होता था नॉन रिएक्टिव, सिरे से रिएक्शन ही ना करें, जैसे नोबल गैसेस नहीं करती। तो ये वो नहीं है साहब, ये है लेस रिएक्टिव। करते हैं, बहुत ही कम रिएक्शंस करते हैं। और कंपैरिजन किससे है? रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें अगर हम, तो उनके मुकाबले में बहुत कम रिएक्शन करते हैं। एक वजह ये सैचुरेटेड है, तो कोई बात नहीं। सैचुरेटेड होकर भी बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो रिएक्शंस करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। तो अब चूंकि ये सैचुरेटेड हैं, तो इनके जो भी इक्का दुक्का रिएक्शंस हैं वो हैं सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब अल्केन्स के 2-3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। हमने उसमें भी कैंची मारी और हम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ये और बात है कि बहुत तफसील से करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक करेंगे। तो ये बता दूं कि होते इसके 2-3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पढ़ेंगे। तो जो बाकी हैं उनसे हमें कोई दिलचस्पी नहीं, ठीक है ना? होते हैं, ये ना समझा जाए बाद में कोई ये सोचे कि भाई अल्केन का बस एक ही रिएक्शन होता था। एक हम पढ़ रहे हैं, होते और भी हैं। और अब वो एक जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है। किस चीज़ की सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हैलोजन की। तो जब कोई कंपाउंड हैलोजन से रिएक्शन करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं हैलोजिनेशन। इस लिहाज से अल्केन्स का पहला और हमारे सिलेबस के लिए आखिरी रिएक्शन हुआ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो डेफिनेशन इसकी बताई जाए कि क्या होता है ये रिएक्शंस during which hydrogen of alkene is replaced by halogen are called halogenation of alkenes। ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें अल्केन का कोई हाइड्रोजन किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी अल्केन से हाइड्रोजन हटाया जाए और उसकी जगह पर हैलोजन लगा दिया जाए, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो ऐसी रिएक्शंस की जनरल इक्वेशन ये है, कोई भी अल्केन, अल्केन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है। हमने इसका रिएक्शन करवाया किसी भी हैलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग कैन बी टेकन।
और होगा ये कि ये जो एक हाइड्रोजन R के साथ लगा हुआ है, ये दो में से एक हैलोजन से मिलकर साइड प्रोडक्ट बनाएगा HX, और दूसरा हैलोजन इस R की जगह पर, इस R के साथ हाइड्रोजन की जगह पे लग गया, और जिसकी वजह से ये कंपाउंड बन गया अल्काइल हैलाइड्स। इस रिएक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट शर्त ये है कि ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होगा, सूरज की रोशनी में। अंधेरे में अगर अल्केन और हैलोजन को साथ रख दिया जाए तो रिएक्शन नहीं होगा। रोशनी सूरज की हो सबसे बेहतरीन, या फिर सूरज की रोशनी जैसी आर्टिफिशियल लाइट भी लगा दें तो भी चलेगा। और सूरज की रोशनी में जो एनर्जी है, जो पर्टिकुलर लाइट के फोटॉन्स हैं, वही अगर आप किसी आर्टिफिशियल लाइट से भी ले आएँ तो भी चलेगा। तो हमें लाइट चाहिए बस। सोर्स चाहे सूरज हो या हमारे घर का बल्ब हो, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। फोटो सेंसिटिव या फोटो केमिकल रिएक्शंस कहलाते थे। फर्स्ट ईयर में हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। बहरहाल अभी फ़िलहाल इशू क्या है? अभी इशू ये है कि ओके, ये तो बड़ा सीधा-सा रिएक्शन लग रहा है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कोई। तो मीथेन सबसे छोटा और सिंपल अल्केन है, उससे इसकी एग्ज़ाम्पल बनाते हैं, और हैलोजन ले लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा ये इस सूरत हाल में। तो सनलाइट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या करें भई, एक हाइड्रोजन हटा दें, मीथेन में तो 4 है माशाल्लाह, 1 हटा दें, तो 1 हटा दिया भई, और उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया, CH3Cl हो गया, और साथ में साइड प्रोडक्ट HCl। तो ये क्या बन गया जनाब? क्लोरोमीथेन। और ये था मीथेन। तो अब गड़बड़ बताते हैं आपको क्या है। गड़बड़ ये है कि आम तौर पर, अब इत्तेफाक की बात ये है कि हम तो पहली दफ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अगर हमने इसके अलावा आगे पढ़ लेंगे वो, लेकिन अभी तो नहीं पढ़े ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड करते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि एक दफ़ा में एक सब्स्टिट्यूशन होती है। यानी अगर हम वैसे मैंने आपसे कहा कि अल्केन्स की और भी सब्स्टिट्यूशंस हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन है। जैसे मिसाल के तौर पर एक है नाइट्रेशन, उसमें ग्रुप था, अगर आपको नॉमेनक्लेचर याद हो, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। वो मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, एक हाइड्रोजन हटाता है, उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लगता है, बन जाता है नाइट्रोमीथेन। दैट्स इट, रिएक्शन खत्म, दोनों अपने अपने घर जाओ। तो अमूमन सब्स्टिट्यूशन का स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप एक कंपाउंड में से कोई एक एटम रिमूव करते हैं, उसकी जगह नया एटम लगता है, एंड दैट्स इट। अगर आपको एक और सब्स्टिट्यूशन करनी है, नए सिरे से रिएक्शन करना होगा, एक वक्त में एक ही होगी। यहां क्या गड़बड़ अजीब सी बात नजर आएगी जब हम बताने जा रहे हैं कि ये रिएक्शन कंटिन्यूस चेन रिएक्शन है। आपने जो मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट में रखा, तो ये क्लोरीन को चैन थोड़ी आएगा कि इसने एक हाइड्रोजन मीथेन का हटाकर क्लोरोमीथेन बनाया तो अब क्लोरोमीथेन सुकून से बैठ जाए। नो 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 नो। जैसे मीथेन को बेचैनी है कि वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा सब्स्टिट्यूशन, क्लोरोमीथेन को भी वैसे ही है। यानी अब क्या होगा, जैसे ही क्लोरोमीथेन बना, ये भी रिएक्शन में एक्टिव हो जाएगा, और ये क्लोरीन से मिलेगा। हर हाल में सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, और दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जनाब। CH3 था, अब CH2 रह गया, और वो जो हाइड्रोजन अलग हुआ है वो एक और साइड प्रोडक्ट HCl बन गया। ये क्या चीज बन गई? ये बन गया डाइक्लोरो मीथेन। तो अब आपने देखा कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन का मीथेन का पहला हाइड्रोजन हटाकर क्लोरोमीथेन बनाया, और फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू है, और उसने दूसरा हाइड्रोजन भी हटाया और डाइक्लोरोमीथेन बना दिया, और फिर यहाँ पर बस नहीं की है। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, अगर क्लोरीन है वहां, मिसाल के तौर पर आपने चुन्ना सा क्लोरीन दिया था, खत्म हो गया, तो भाई फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम ये सारी बात आपको बता रहे हैं कि इफ समबडी रिएक्ट मीथेन विद क्लोरीन इन एक्सेस, क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया, आपने क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं क्या होता है। तो ये होगा कि वो क्लोरीन जब तक वहां मौजूद है, ये पागलों की तरह उसके साथ सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे। कब तक? जब तक सारे हाइड्रोजन अल्केन के रिमूव नहीं हो जाते। तो इसलिए अभी भी दो बाकी हैं, तो क्लोरीन भी वहाँ मौजूद है और सनलाइट भी मौजूद है। दोनों में से कोई एक चीज़ खत्म कर देंगे तो भी ये मामला खत्म हो जाएगा।
और अब तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और अब ये बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको कॉमन नेमिंग में मशहूर नाम है इसलिए वो भी बता रहे हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। बेहोश करने के जो काम आता है ना, ये वो क्लोरोफॉर्म है। अब ये क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन में स्टिल वन हाइड्रोजन इज लेफ्ट, तो क्लोरीन इसको भी नहीं छोड़ेगा। और अब एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं बचा। एक एक करके क्लोरीन ने चारों मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अपने कब्जे कर लिए हैं, और ये कंपाउंड इस लिहाज से कहलाता है टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमने एक ही एग्जाम्पल जो लिखी मीथेन की, तो इसमें बात बढ़ गई और हमें बताना पड़ा कि ये एक नहीं 4 रिएक्शंस होंगे, क्योंकि मीथेन के सारे हाइड्रोजन एक एक करके क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। मामला खुद ब खुद चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो अब अगर किसी की याददाश्त इतनी अच्छी हो, उम्मीदें कम है, तो उसे याद आएगा कि ये जो अभी हमने पढ़ा है ना काम, हेलोजिनेशन की डेफिनेशन लिखी और फिर ये चारों एग्जाम्पल लिखी, ये काम 9th में भी पढ़ा था। 9th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का बस यही एक रिएक्शन था, और ये 5 नंबर का 9th में सवाल आता था, जिसमें वो कहते थे कि पहले डेफिनेशन बताओ फिर ये चारों एग्जाम्पल बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी आपको 9th का रिवीजन कराया है हमारी भी किताब में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ थी कि आपको सिर्फ एक एक करके हाइड्रोजन हटाने थे। तो हमने ये अब 9th वाली बात बताई। 9th यहाँ खत्म हो गई थी, सेकेंड ईयर यहाँ से शुरू हुई है। अब हम असली मसले की तरफ आएंगे, और वो मसला क्या है? क्यों? मसला है क्यों सर। अगर तो मैं ये ना बताता और ऐसे ही ये चारों रिएक्शन लिख देते, तो आप क्या समझते? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही होता होगा, जब तक सारे हाइड्रोजन ना खत्म हो जाए करते रहो करते रहो करते रहो, चलो ठीक है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि ये अपनी नौयत का वाहिद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें ऐसा हो रहा है, अदरवाइज अल्केन ही अगर फर्ज कर लें हेलोजन के अलावा और किसी से सब्स्टिट्यूशन करे तो ऐसे थोड़ी करता है, एक के बाद खत्म। इसी तरह आगे पता नहीं कितने कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे आप, सब में यही होगा, एक स्टेप के बाद रिएक्शन खत्म। ऐसे थोड़ी है कि अगर आप अल्केन के हाइड्रोजन के साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाए चलता रहा। अब आप सोचिए, मैं दूसरी एग्जाम्पल लिखूं, ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। कितनी इक्वेशंस लिखूंगा? 6। वक्त जाया करने की वाली बात है ना, मतलब 6 इक्वेशंस लिख दें, हम एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो कोई ऐसी खास उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि एक और मसला यहाँ आ गया, नई चीज आ गई ऑर्गेनिक में। वो क्या आ गई? याद रहे, हम जब भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन लिखते हैं ना, तो अपनी अवेलेबल केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक एक्सपेक्टेशन की इक्वेशन बनाते हैं। जैसे अगर आपको याद आए, जब हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लिख रहे थे, तो हमने उसमें खासतौर पर आपको कन्विंस किया ये कहकर कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उस मेटल के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज। जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टेक्निकली एक कंपाउंड पे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव से जाके मिलेगा ना। नेगेटिव और नेगेटिव तो नहीं मिलेंगे, ये तो सेंसिस से बाहर की बात है ना, कि सेम चार्ज एक दूसरे के पास चले आए। तो हमने ऐसे ही किया और बना दिया। तो एक तरह से एक लॉजिकल अंदाज से रिएक्शन हुआ। हाँ, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कंपाउंड का नेगेटिव उस कंपाउंड के पॉजिटिव से मिल जाए। ऐसे ही हुआ, तो आपने भी नहीं कहा क्यों। लेकिन अगर मैं किसी रिएक्शन में ऐसा कर दूं कि एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से जाके मिला दूं, हाँ सर ये तो तुक्का सर, तो एतराज आएगा ना। जब कोई ऐसी चीज होगी जो नॉर्मल से हटकर होगी, जो एक्सपेक्टेशंस या केमिस्ट्री के रूल्स के खिलाफ नजर आ रही होगी, तो हैरान होंगे ना। नॉर्मल्स पे तो कोई हैरान नहीं होगा। तो यहाँ आ गई हैरानगी की बात। अब यहाँ सवाल बनता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं, हेलोजन जो है वो अल्केन का पीछा ही नहीं छोड़ते। तो ऐसा और सब्स्टिट्यूशंस में तो नहीं होता, तो फिर इसमें क्यों हो रहा है? तो याद रहे, जब भी हमें ऑर्गेनिक के किसी रिएक्शन में ऐसी कोई एबनॉर्मल बात नजर आएगी जो एक्सपेक्टेशन से हटकर होगी, तो हम उसकी वजह जानेंगे, और वजह जानने का तरीका कहलाता है कि हम उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये एक नई चीज आ गई। मैकेनिज्म से मुराद है कि हम उस रिएक्शन की डिटेल्स में जाते हैं। तो अब ये तो चार चार रिएक्शन है ना, हम दरअसल इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन। क्योंकि एतराज इसी बात पर है ना कि जब ये रिएक्शन हो गया था
तो उसके बाद रुक क्यों नहीं गया, ये कंटिन्यू क्यों हुआ? तो इसका मतलब है इस रिएक्शन के दौरान कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसने रिएक्शन को रुकने नहीं दिया। तो हम चाहते हैं वो गड़बड़ क्या है ये पता करें। इसके लिए हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म असल में क्या है कि ये रिएक्शन जिसको हम डायरेक्ट इस तरह लिख रहे हैं, इसकी डिटेल कि आखिर जब रिएक्शन होता है तो वो छोटे-छोटे स्टेप्स से गुज़र कर कंप्लीट होता है। तो अगर हम किसी रिएक्शन के तमाम इंटरमीडिएट स्टेप्स की डिटेल बताएँ तो वो डिटेल ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म। जिसमें हम ये बात करते हैं कि जब मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो पहले किसका बॉन्ड टूटा? पहले किसका बॉन्ड बना? तो ये छोटी-छोटी सी इन जो कहना चाहिए डिटेल है जो अमूमन ओवरऑल रिएक्शन लिखते वक़्त हम ओमिट कर देते हैं। ये ज़रूरत पड़ने पर हम ये डिटेल देखते हैं। तो हम इस रिएक्शन की सारे इंटरमीडिएट डिटेल्स देखेंगे ताकि ये पता चल सके कि इसमें ऐसी क्या बात हुई है जिसने रिएक्शन को इतना डिफरेंट बना दिया है। सो ये काम हमारे पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस में 3-4 जगहों पर होगा। यानी इसके अलावा 3 रिएक्शंस और हैं, जहाँ हमें कोई एब्नॉर्मल सी बात नज़र आएगी तो हम उनके मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और वो मैकेनिज़्म इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाएँगे। इनफैक्ट तो ये जो सबसे पहला वाला है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम पूछा गया है क्योंकि ये बड़ा आसान है। आया है इम्तिहान में पिछले 5 सालों में मेरे ख़्याल में 1 दफ़ा तो आया है। लेकिन जो बाकी के 3 मैकेनिज़्म हैं जिनकी बेसिकली ट्रेनिंग होगी हमारी जब हम ये वाला पढ़ेंगे, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएँगे उसके लिए, वो हर साल ही आते हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन से हम एक तरह से वार्म अप होंगे कि हम ये नया लफ्ज़ आया ना मैकेनिज़्म कभी तो सुना ही नहीं था। तो इस बहाने आसान वाली एग्ज़ाम्पल्स हम आपको सुनाएँगे ताकि आगे मुश्किल वाली एग्ज़ाम्पल्स में आप बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएँ। तो आइए अब शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है ये रिएक्शंस अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि 9th के हैं तो 9th में ही पूछे गए। हमारे यहाँ भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस होता है कि इसके मैकेनिज़्म पे बात की जाए। तो मैकेनिज़्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। mechanism of halogenation of alkanes is called free radical mechanism as it involves free radicals। अब ये एक अजीब सी लाइन लिख दी हमने। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जिस मैकेनिज्म से होते हैं उसका नाम है एक, और वो नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये नाम उसको इसलिए दिया गया है कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं। ओ भाई ये रेडिकल क्या होता है जो फ्री भी हो गया? हमने तो नहीं सुना ये नाम कभी। तो ये हमारा कसूर है हमने नहीं सुना, और मेरा कसूर है मैंने आपको नहीं सुनाया। अब सुना देता हूँ। तो अब हमारे लिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की पहली सबसे अहम बात है कि हम इस लफ्ज़ को पहले तो समझें। पहले रेडिकल क्या होता है और फिर वो फ्री का क्या मतलब हो गया, लफ्ज़ जो फ्री लग गया इससे, और फिर हम मैकेनिज्म पे आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ज़रा रेडिकल थोड़ी-सी बेसिक चीज़ है, और ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि ये लफ्ज़ कभी आपने नहीं सुना होगा या आपको नहीं सुनाया गया होगा, लेकिन गौर नहीं रहा, क्योंकि ये इस्तेमाल होना एक चीज़ बार-बार तो ज़हन में रहती है। कहीं एक दफ़ा नाम आए और फिर कभी उसका दोबारा नाम ही ना लिया जाए तो फिर वो ज़हन से हट जाती है। तो अब एक फ़ायदे की बात ये होगी कि सेकंड ईयर में चूँकि ये नाम हम बार-बार यूज़ करेंगे तो अब नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसे अलग से समझाता हूँ, फिर वापस इसी स्क्रीन पर आ जाऊँगा। सबसे पहली बात, रेडिकल्स क्या होते हैं? तो रेडिकल की डेफिनेशन है एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स with at least one unpaired
इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको रेडिकल कहते हैं। याद रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को कहा जाता है। एक एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, और ये इस बात को जाहिर करती है कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर एक एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 है, और इसका मतलब है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो वैलेंसी इज शोइंग बेसिकली द टेंडेंसी हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म। तो भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। क्यों? इसलिए कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो हम अमूमन इस तरह दिखाते हैं। तो ये जो कार्बन का एक सोलो एटम हो, इंडिविजुअल एटम हो, ये बेसिकली रेडिकल कहलाएगा, क्योंकि एक छोड़ो इसमें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को किसी पर्टिकुलर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जोड़ लें और ये कार्बन बना लें मीथेन। अब इसके चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पेयरिंग की है, और अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो, उसका इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस के जरिए जाहिर किया था, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। तो अब पीछे क्या बचा? अब एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम बचा जिसमें एक कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और चौथा बॉन्ड खाली है। ये कोई पहली दफा नहीं है, इसको आप क्या कहते थे? CH3, और ऐसे करके डैश लगाते थे, तो ये CH3 मिथाइल ग्रुप कहते थे आप इसको। ये मिथाइल ग्रुप जो आप कहते थे, जिसमें आप कहते थे कि अल्काइल ग्रुप बन गया, कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो इसका सही प्रॉपर नेम है रेडिकल। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन की 4 में से 3 वैलेंसीज प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो गई हैं, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, जिसको लिखने का तरीका है कि आप ऐसे डैश करके दिखाते हैं। मतलब कार्बन की एक वैलेंसी अभी रहती है, उसे एक कोवेलेंट बॉन्ड किसी चीज से बनाना है। ऐसी चीज बहुत अनस्टेबल होती है और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये फौरन किसी से मिलकर अपनी आखिरी वैलेंसी पूरी करेगा। इसे लिखने का एक तरीका ऐसे है कि आप डैश लगा देते हैं टू शो कि एक वैलेंसी खाली है या इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसे लिखकर इसके ऊपर डॉट लगा दें। जैसे अभी भी बनाया हुआ है मैंने डॉट क्रॉस मॉडल में। डॉट का मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और ये अभी एक बॉन्ड और बनाएगा। तो ऐसा एटम, सिंगल एटम या एटम्स का ग्रुप जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो कहलाता है रेडिकल। ठीक है। अच्छा, अब ये रेडिकल अनस्टेबल है और कब बनते हैं? जब किसी रिएक्शन के दौरान कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। अब देखिए, हमारी ऑर्गेनिक में तो सारे रिएक्शंस कोवेलेंट कंपाउंड ही के हैं ना। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड बहुत ही कम जगहों पर आएगा। मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्शंस कोवेलेंट कंपाउंड्स के हैं। अच्छा, अगर दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं इस तरह के, एक एटम का डॉट और एक एटम का क्रॉस हो, और ये रिएक्शन में हिस्सा ले, तो ये रिएक्शन तभी कर पाएगा जब ये अपना पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, तभी किसी से नया बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ये बॉन्ड इस तरह टूटे कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा कि ये भी रेडिकल बन गया और ये भी रेडिकल बन गया। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह टूटे कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, तो जो चीजें बनती हैं वो कहलाती हैं रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ सर? फिर तो हर रिएक्शन में ही रेडिकल बनते होंगे ना, क्योंकि हर रिएक्शन में कोवेलेंट कंपाउंड है, और जब तक वो बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा? हमने कहा हाँ। सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात यह है कि बॉन्ड तोड़ने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, कि अगर फर्ज कर लें दो एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना है और वो इस तरह टूटे कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, और ऐसा तब होगा जब इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा ज्यादा हो। तो ऐसा हो सकता है। उस सूरत में क्या होगा? ए का इलेक्ट्रॉन चूंकि बी लेके भाग गया है तो ए कैटाइन बनेगा, और बी ने चूंकि ए का इलेक्ट्रॉन छीन लिया है तो वो एनाइन बनेगा। तो इसका मतलब है, अगर ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड हो जिनमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन एक जैसी है, तो रेडिकल बनते हैं, और अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़रा फर्क है तो कैटाइन एनाइन बनते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब तक किसी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और रेडिकल्स या आइंस बनेंगे नहीं, जब तक रिएक्शन हो नहीं सकता। इसलिए रफली स्पीकिंग कह लेते हैं, आधे रिएक्शंस में रेडिकल बनते होंगे, आधे रिएक्शंस में आइंस बनते होंगे।
तो लफ्ज रेडिकल बेशक हमने अभी सुना हो, लेकिन हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट ये बनते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। तो फिर एबनॉर्मल क्या है? एबनॉर्मल लफ्ज फ्री। होता ये है कि दो मॉलिक्यूल अगर आपस में टकराएं, दोनों का बॉन्ड टूटता है, दोनों रेडिकल्स बनते हैं और वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक का रेडिकल दूसरे के रेडिकल से मिलता है, दूसरे का रेडिकल पहले के रेडिकल से मिलता है। इसका मतलब है रेडिकल मुश्किल से मिली सेकेंड के लिए बनते हैं और नए कंपाउंड बना लेते हैं। इसलिए रेडिकल हर कंपाउंड में बनता है फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में जिसका नाम हमने रखा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें लफ्ज फ्री, फ्री वाला फ्री नहीं है कि मुफ्त में मिल रहा है, ये है फ्रीडम वाला फ्री। यानी इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि रेडिकल अपनी यूजुअल लाइफ टाइम से ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करता है। आमतौर पर रेडिकल रिएक्शंस में बनते हैं और विद इन अ सेकेंड अपने आप को किसी चीज से मिलाकर खत्म कर लेते हैं। लेकिन इस मैकेनिज्म में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे और बहुत देर तक बनेंगे, दे एग्जिस्ट फ्रीली, और उनके फ्री एग्जिस्टेंस की वजह से इस मैकेनिज्म का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हमें ये देखना है कि वो क्या सरकमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से रेडिकल जैसी अनस्टेबल चीज़ फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती है और वही इस सारे खेल में गड़बड़ पैदा करेगी। तो अब ये सारी बात सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए थी। सेकेंड ईयर में इस बात की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि रेडिकल जैसी बेसिक डेफिनेशन जो 9th में कभी नहीं पूछी गई वो आपसे पूछी जाएगी, लेकिन ये लफ्ज़ अब हमारे कानों में पक्का पक्का आ जाना चाहिए, इस्तेमाल बहुत होगा। लेकिन एक फॉर्मल सी डेफिनेशन इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ये एक लाइन की है। बस याद रख लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब वापस आ जाते हैं। हमने कहा मैकेनिज्म ऑफ हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन्स कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट मींस ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेडिकल बनते हैं और वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस फ्री रेडिकल mechanism of chlorination of methane। तो हमने तय किया कि आइए हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं, और वो ऑलरेडी वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, और उससे इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ chlorination of methane। तो इस मैकेनिज्म के हिसाब से ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का पहला स्टेप था, जो मैंने कहा जिसका हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स से गुजरकर होता है। उन 3 इंटरमीडिएट स्टेप्स को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। अलग अलग तीनों के बारे में बात करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। उसमें स्टेप 1 is called initiation step। इनिशियल से निकला है इनिशिएशन स्टेप, इब्तिदाई मरहला। इस मरहले में रेडिकल्स बनते हैं। तो इसकी क्या एक तरह से डेफिनेशन हो गई, इन दिस स्टेप ए मॉलिक्यूल split to free radicals due to the action of sunlight। ये है असल वजह। ये मैकेनिज्म सिर्फ उन पर्टिकुलर रिएक्शंस में होता है जिनमें सनलाइट इन्वॉल्व हो। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के अलावा ऑर्गेनिक में और भी कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें सीधा सनलाइट इन्वॉल्व है, तो वो भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन वो ज़रा हाई फाई रिएक्शन है, हमारे सिलेबस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसका मतलब है ऐसे और में भी हो सकता है। और क्या है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि
सनलाइट किसी मॉलिक्यूल को तोड़कर उसके रेडिकल बना देती है। तो सनलाइट सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ पाती है जिनकी बॉन्ड एनर्जी सनलाइट में मौजूद एनर्जी से मैच कर जाए। ऐसे केमिकल्स कहलाते हैं फोटोसेंसिटिव केमिकल्स। हैलोजन उनमें शामिल है। हैलोजन वो केमिकल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनका बॉन्ड सनलाइट की एनर्जी से टूट सकता है। इसलिए पहला स्टेप यही हुआ कि वो मॉलिक्यूल जिसने तोड़कर फ्री रेडिकल बनाने हैं वो असल में है हैलोजन। So in this step, a molecule is split to form free radicals due to the action of sunlight. For example, chlorine split into chlorine free radicals in the form of sunlight, in the presence of sunlight, not in the form. ऐसे शो करते हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, जिसमें दो क्लोरीन आपस में